सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जो आतंकियों के लिए एक सेफ हाउस है। आतंकवाद को बढ़ावा देना वहां की सत्ता और सेना की नीति है। जहां जहां आतंकवाद, वहां वहां पाकिस्तान का कनेक्शन। ये सच पूरी दुनिया जानती है। वहां आतंकियों को सरकारी संरक्षण और वीवीआईपी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इस वक्त वहां बैठे आतंकी सरगनाओं में डर का माहौल है। इसमें सबसे ज्यादा डरा हुआ है लश्कर ए तैयबा का चीफ और भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद। जिस तरह अज्ञात हमलावर पाकिस्तान के टेरर मास्टर्स को चुन चुन कर मार रहे हैं, उसने हाफिज सईद को डरा दिया है। ये डर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां की आर्मी को भी है। इसलिए हाफिज सईद की जान बचाने के लिए आईएसआई ने पूरी ताकत लगा दी है। आईएसआई का पूरा डिफेंस नेटवर्क हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद पर हमले का खतरा कई गुना बढ़ चुका है, जिसके बाद अब मुंबई 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज आईएसआई के सुरक्षा पहरे में है। हत्या के डर से हाफिज सईद को लाहौर वाले घर में ही कैद कर दिया गया है। आईएसआई ने हाफिज के खुले में घूमने और बाहर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाफिज की सुरक्षा में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती हुई है। उससे मिलने वाले लोगों की संख्या कम कर दी गई है। अब जो भी उससे मिलने पहुंच रहा है, उसकी कई स्तर पर जांच की जा रही है। वो इस कदर डरा हुआ है कि अब उसने अपना पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। जो हाफिज सईद बेखौफ होकर रैलियों को संबोधित करता था, वो अब अपने घर पर कैद है। पहले हाफिज सईद आतंकियों के ट्रेनिंग और रेडिकलाइजेशन कैंपों में जाता था, लेकिन पिछले कई दिनों से वो किसी भी टेरर कैंप के आसपास नहीं गया है। हाफिज पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लश्कर कैडर को लाइव भाषण देता था, लेकिन अब वो कैमरे पर आने से डर रहा है और अपने रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो मैसेज ही भेज रहा है। पहले हाफिज सईद से मिलने उसके आतंकी साथी अक्सर आते थे, लेकिन अब बहुत जरूरी होने पर ही किसी को उससे मिलने दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए अपने आतंकी ठिकाने को लश्कर ए तैयबा दोबारा बनाने में जुटा है। ऐसे में आईएसआई हाफिज सईद को लेकर कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे सबसे बड़ा खतरा लश्कर ए तैयबा से जुड़े कुछ दूसरे आतंकियों से ही है। यानी हाफिज सईद इस वक्त अपनी ही बनाई आतंक की फैक्ट्री के टारगेट पर है। लश्कर ए तैयबा में वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है। संगठन के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में हाफिज सईद पर एक के बाद एक कई बार हमले की कोशिश हुई है। उसके कई बहुत खास सहयोगियों की हत्या भी इसी आपसी लड़ाई का नतीजा है। आईएसआई का मानना है कि अब अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद हाफिज सईद ही है। इसलिए पाकिस्तान की सत्ता उसे हर कीमत पर बचाने में लगी हुई है। उसे सख्त हिदायत है कि वो मीडिया और जनता की नजरों से बचकर रहे, लाइमलाइट से पूरी तरह दूरी बना ले। आईएसआई ने हाफिज सईद को समझा दिया है कि उसके लिए घर से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है, वरना गोली कभी भी कहीं से भी आ सकती है, और ऐसा पहले हो भी चुका है। जून 2021 में लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के बाहर एक जोरदार कार बम धमाका हुआ। यह हमला सीधे तौर पर हाफिज सईद को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन वो बच गया। जिसके 2 साल के बाद अचानक हाफिज की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। कहा गया कि उसे जहर दिया गया है, जिसके बाद गुप्त तरीके से लाहौर के अस्पताल में उसका इलाज किया गया। 2024 मई में हाफिज सईद के बहुत करीबी और उसके भतीजे अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी घटना में हाफिज को भी गोली लगने की खबरें सामने आईं। हालांकि उसके घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। हाफिज सईद ये जानता है कि हर बार उसकी किस्मत साथ नहीं देगी और एक गोली आज नहीं तो कल उसके गुनाहों का हिसाब कर देगी। हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। फिर भी शहबाज की सत्ता और मुनीर की सेना उसके सामने कालीन की तरह बिछी रहती है। उसे इस तरह की सुरक्षा और सुविधा दी जा रही है जैसे वो आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सत्ता का एक बड़ा नेता है। वैसे पाकिस्तान दुनिया को ये बताता है कि हाफिज हिरासत में है, लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है, लेकिन इस दावे में सच्चाई बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि वो लाहौर में अपने आलीशान घर में रहता है, जो मोहल्ला जौहर इलाके में है। वहां की सुरक्षा का पूरा जिम्मा आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी संभालती है। जैसे ही हाफिज सईद पर किसी खतरे की आशंका होती है, उसे आर्मी के सेफ हाउस में भेजा जाता है। ये सेफ हाउस मियां मीर छावनी में है।
वहां भी उसे वीआईपी ट्रीटमेंट ही मिलता है। ऐसी खबरें थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हाफिज को आर्मी के सेफ हाउस में रखा गया था। अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों को यह देखना चाहिए कैसे पाकिस्तान आतंकियों के लिए सेफ हाउस बन गया है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकियों के 100 से भी ज्यादा ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। पीओके से लेकर बहावलपुर तक आतंक की पौध तैयार की जाती है। पाकिस्तान में 130 से भी ज्यादा खतरनाक आतंकी संगठन हैं। लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे संगठनों को सत्ता का सीधा संरक्षण हासिल है। यूएन के घोषित किए 140 से ज्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान में किसी सरकारी गेस्ट की तरह रह रहे हैं। इनमें 15 से 20 दुनिया के वो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं जो बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। वैसे हाफिज सईद को घर की कैद कर देने की एक वजह और भी बताई जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। दावा है कि भारत उसके खिलाफ एक मजबूत केस बना रहा है। इसका असर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। इसलिए वो हाफिज को छिपाकर अपने गुनाह छिपाना चाहता है। इसके बाद भी पाकिस्तानी सत्ता और आतंकियों के गठबंधन का सबूत दुनिया के सामने आ ही जाता है। हाफिज सईद के डेप्यूटी कमांडर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो भारत को गजवाए हिंद वाली धमकी दे रहा है। कसूरी ने यह भी दावा किया है कि पिछले 40 सालों से वो और हाफिज सईद पाकिस्तान की सेना और सत्ता के सीधे संपर्क में हैं। सेना के रावलपिंडी मुख्यालय तक उनकी सीधी बात होती है। यहां तक हाफिज सईद मुलाकात कर या पत्र भेजकर पाकिस्तान की सेना को सलाह भी देता है। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की, जहां इन दिनों चवन्नी और रुपए की भाषा में राजनीतिक हिसाब किताब हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि हमने चवन्नी को रुपया बनाया, तो कोई जवाब में बात सम्मान, समाज और वोट बैंक तक पहुंचा रहा है। ये मामला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान से जुड़ा है। 16 अगस्त को अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्होंने चवन्नी को रुपया बना दिया था, फिर भी वो हमें छोड़कर चला गया। अखिलेश यादव ने इस बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में कई बार वो शब्द ज्यादा मारक होते हैं जिनमें किसी का नाम नहीं होता। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के सांसद जयंत चौधरी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा और कैसे ये लड़ाई जाटों के सम्मान और वोटों तक आ गई, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी बनाई है। पहले अखिलेश यादव का 6 दिन पुराना वो बयान सुनिए जिस पर पश्चिमी यूपी की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया है। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी ने एक पोस्ट किया और लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया तो जयंत चौधरी को यह क्यों लिखना पड़ा। दरअसल जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ थे तो एनडीए में शामिल होने के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा था कि वो चवन्नी नहीं हैं जो पलट जाएंगे। इस बयान के बाद अब अखिलेश यादव ने चवन्नी वाली उसी बात पर कटाक्ष किया जो अब जाट समाज के सम्मान तक पहुंच गई है। एक बार सुनिए कि उस वक्त जयंत चौधरी ने क्या कहा था। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। ये जयंत चौधरी का 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का बयान है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में अखिलेश यादव के बयान के बाद चवन्नी एक बार फिर यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। एनडीए के नेता अखिलेश यादव के बयान पर हमलावर हैं। बीजेपी उसकी दूसरी सहयोगी पार्टियां भी अखिलेश यादव को घेर रही हैं। इस मामले में मायावती ने भी एंट्री ली है और सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। मायावती ने लिखा, अखिलेश यादव का बयान अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है।
ये सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी का अपमान नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का भी अपमान है। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। हमला तेज हुआ तो अखिलेश यादव ने फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी का नाम लिया नहीं, फिर लोग नाराज हो गए। देखिए, ऐसा है, मैं कोई भी सच और हर्ट नहीं करना चाहता हूं। मुझे आप भी वीडियो देख लो और अगर मैंने गलत कहा हो तो मुझे गलत बोल देना। तो वीडियो आपको पता ही होगा कि क्या कहा गया है। आजकल मुश्किल ये है कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। राजनीति में विचारों का विभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन सबका सम्मान करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा रहे हैं, किसान नेता रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह ने पूरा जीवन किसानों को दिया है। उनके बेटे और वो भी किसान नेता के बारे में चवन्नी अठन्नी की बात करना ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता है। उनके पिता को नेता बनाने का काम अगर कोई किया तो चौधरी चरण सिंह ने किया था और उन्हीं पर उंगली उठा रहे, उन्हीं समाज पर, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा इनको। हम इसी से कह रहे हैं ना, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कब क्या किसको बोल दे रहे हैं उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट वोट को कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक माना जाता है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% के करीब है। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर और मथुरा जैसे जिलों में उनकी मजबूत मौजूदगी है। लोकनीति CSDS के आंकड़ों के मुताबिक पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी के जाट बाहुल इलाकों में बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला था। चुनावी परिस्थितियों के हिसाब से जाट मतदाताओं का राजनीतिक झुकाव भी बदलता रहा है। जाटों के साथ मुस्लिम, गुर्जर, दलित और अन्य पिछड़ी जातियों का समीकरण भी चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालता है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपने PDA समीकरण को मजबूत करने में जुटी है, जबकि RLD NDA के साथ रहते हुए अपने पारंपरिक जाट किसान आधार को बनाए रखना चाहती है। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव का चवन्नी वाला बयान और जयंत चौधरी का जवाब अहम हो जाता है। RLD इसे जाट सम्मान से जोड़कर समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकती है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो कोई अपने ऊपर कैसे ले सकता है। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति चुनावी ग्रहों की दशा में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे मुद्दे अब खूब उछाले जाएंगे। यूपी में कलेश सिर्फ चवन्नी वाला नहीं है, बल्कि P शब्द पर भी कलेश है। कल CM योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि P से पिछड़ा और P से पंडित बनाने वाले एक दिन में P की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। आज अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया और कहा कि बीजेपी का मतलब भाग जा पाकिस्तान भी कहा जा सकता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। P की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर P की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे P की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। P का मतलब पाकिस्तान। अगर मैं यूं कहूं BJP भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, और PDA से घबराए हुए हैं, इसीलिए PDA की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना PDA आगे बढ़ेगा। और PDA का मतलब यह भी कि प्रेम, दया, अपनापन। दरअसल अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में PDA की परिभाषा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहा था। बाद में उन्होंने A से अगड़ा भी जोड़ा और कुछ दिन पहले उन्होंने P से पंडित और पीड़ित भी जोड़ दिया, जिसके बाद अब P से पाकिस्तान वाली एंट्री हुई है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी है। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के बाद आज इस आंदोलन से जुड़े कुछ युवाओं ने यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और अपनी मांगों से जुड़ा एक पत्र डिप्टी CM को सौंपा। मुलाकात के बाद डिप्टी CM ने कहा कि छात्रों की मांग को अगले 2 दिनों के भीतर केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और केंद्रीय मंत्री से छात्रों की मुलाकात भी कराई जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा, जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की हमें
पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। यूपी से दिल्ली चलते हैं, जहां आज बीजेपी की नई टीम की बैठक हुई, जिसमें वंदे मातरम पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया। आज की बैठक में अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम का इतिहास और महत्व देश भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। खास तौर पर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि नई पीढ़ी पूरे वंदे मातरम और उससे जुड़े इतिहास को समझ सके। इससे पहले 19 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 के अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया था। इसके तहत कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले का विरोध कर रही है। आज भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला किया, तो जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी से आजादी की लड़ाई में शामिल होने का हिसाब किताब पूछ लिया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा या फिर सीडब्ल्यूसी की कमेटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? आप गाड़ो ना, आप क्यों नहीं गा रहे थे 70 साल तक? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वंदे मातरम के नारे लेके वंदे मातरम को प्रमुख गीत बनाकर कितने संघ की शाखाएं हैं? क्योंकि ये अंततः तो कहते हैं ना, हमारा राष्ट्रवाद हमारी शाखा से आता है। शाखा किस गीत से शुरू होता है, यही बता दें। और वंदे मातरम का उद्घोष क्यों नहीं करते? कौन सा वो पता नहीं क्या वत्सले वत्सले करते रहते हैं? समझा दें भाई, पहले ये समझा दें, फिर हमसे सवाल पूछें। कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास को आप भी देखो। 1906 से लेकर के कांग्रेस के अधिवेशन जितने हुए हैं, सब में पूरा स्टेंजा गाया जाता था, सारे छंद गाए जाते थे। 1937 के जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मुस्लिम लीग की डिमांड पर कांग्रेस बैकफुट पर गई थी। इतिहास को तोड़ मोड़ कौन कर रहा है? इतिहास को कौन बदल रहा है? इतिहास का, वंदे मातरम का इतिहास आज 60-70 साल से देश में है। आज अचानक वंदे मातरम का बड़ा वक्त हो गया। कुल मिलाकर बीजेपी वंदे मातरम के मुद्दे पर गर्म हुई राजनीति को ठंडी नहीं होने देना चाहती और हर दिन कांग्रेस से इस पर नए नए सवाल पूछ रही है। इस सब के बीच आज नितिन नबीन की नई टीम की बैठक भी हुई। इस बैठक में सभी 65 पदाधिकारी मौजूद थे। कुछ दिन पहले ही नितिन नबीन अपनी नई टीम का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बीजेपी ने जेन ज़ी यानी युवा वोटर्स से जुड़ने के लिए एक खास टीम बनाई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। नई बीजेपी टीम जेन ज़ी के बीच युवा संवाद अभियान चलाएगी। इसके तहत 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का मकसद युवा वोटर्स के बीच पार्टी की पहुंच और संपर्क मजबूत करना है। इसके तहत बातचीत, चर्चा और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों के जरिए जेन ज़ी की सोच, उनकी चिंताओं, जरूरतों और उम्मीदों को समझने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को बीजेपी नेताओं से सीधे बातचीत करने और अपने मुद्दे रखने का मौका भी दिया जाएगा। कार्यक्रम का शेड्यूल, फॉर्मेट और जगह की जानकारी जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम के जरिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों से सीधे जुड़ने की तैयारी की है। 19 अगस्त की कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ कि केंद्रीय मंत्री अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से बातचीत करेंगे और उनके सवाल, विचार और समस्याएं सुनेंगे। अब आपको देश में बढ़ती महंगाई वाला मीटर दिखाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा चीनी को लेकर हो रही है। त्योहार का सीजन शुरू होने से पहले महंगी हुई चीनी आम लोगों को परेशान कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी की कीमतों में करीब 15% का इजाफा हुआ है।
आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई 2026 को रिटेल मार्केट में चीनी के दाम 48 रुपए प्रति किलो थे, जो 20 अगस्त को करीब 56 रुपए पहुंच गए। दावा है कि कई शहरों में तो कीमत इससे भी ज्यादा बढ़ी है। महंगाई पर अब तक सारी चर्चा चीनी को लेकर थी, लेकिन अब प्याज भी परेशानी बढ़ा रहा है। प्याज की कीमतों में 5 से 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कुछ शहरों में प्याज 40% तक महंगा हो चुका है और 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। चीनी की कीमतों पर एथेनॉल वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंचा और चीनी आयात करने की नौबत क्यों आई। वहीं सरकार ने बताया है कि चीनी का उत्पादन पहले लगाए अनुमान से कम रह सकता है, लेकिन घरेलू जरूरत के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। खड़गे ने पूछा कि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? सरकार का पक्ष है कि इसके कई कारण हैं, जिसमें घरेलू उत्पादन में कमी, त्योहारी सीजन से पहले बढ़ी हुई मांग और मौसम से फसल को नुकसान और कुछ कारोबारियों की जमाखोरी शामिल है। खड़गे ने एथेनॉल वाला सवाल भी पूछा। कहा, जब चीनी की कमी है तो गन्ने और अनाज को एथेनॉल में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है। वहीं सरकार ने बताया कि चीनी की कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन जिम्मेदार नहीं है। चीनी का एथेनॉल में डायवर्जन पहले के मुकाबले घटा है। एक तरफ विपक्ष के सवाल हैं तो दूसरी तरफ सरकार के तर्क। इस बीच TV9 भारतवर्ष की टीम ने महंगाई के दावों का रियलिटी चेक किया। देश के अलग अलग शहरों में सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों की सच्चाई जानी। मैं इस वक्त गाजीपुर मंडी में हूं और यहां पर हम जानेंगे प्याज के दाम कितने पहुंच चुके हैं। 25 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का बाजार है। देखो, ये होता है गोल्टा साइज। ये गोल्टा साइज बिका है 30 से 32 रुपए और ये है मोटा साइज, ये बिका है 40 रुपए से लेकर 45 रुपए। प्याज के दाम मध्य प्रदेश में 10 से 15 रुपए तक बढ़े हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये तस्वीरें भोपाल के बिट्टन मार्केट की है और यहाँ पर प्याज कितने रुपए में बिक रहा है या 2-4 दिनों में कितना दाम ऊपर नीचे हुआ है, वो सारी बातचीत करते हैं। 10 से 15 रुपए किलो प्याज का रेट बढ़ गया है। अभी 50 रुपए भी दाम थे 2-4 दिन पहले। हाँ, 50 रुपए किलो भी थी। मोटा माल 50 रुपए किलो बिक रहा है, मीडियम प्याज जो है वो 40 रुपए किलो बिक रहा है। 8-15 दिन में 15 रुपए किलो रेट बढ़ गया। 1 किलो पे 40-50 रुपए किलो हो गई प्याज। जी हाँ, लगातार चीनी के बाद अब प्याज के दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है, जहाँ पर आप देखते हैं एक सब्जी की दुकान है, परचून सब्जी की दुकान, जहाँ पर लोग प्याज खरीदने के लिए यहाँ पहुँच तो रहे हैं, लेकिन प्याज का भाव सुनकर उनके होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, झटका तो हमें 2 दिन पहले भी लगा। चीनी का रेट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज आप देखिए प्याज जो था 20-30 रुपये था, आज कम से कम 60 रुपये पहुँच गया। और इसी मुद्दे से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार ने एक्शन लिया है। 400 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने पर अब कार्रवाई होगी। यूपी के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने इसका ऐलान किया। 30 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकेंगे कारोबारी। ज्यादा स्टॉक मिलने पर एस्मा के तहत कार्रवाई भी होगी। और सत्ता में अब बात करते हैं राजस्थान के सरकारी स्कूलों में तबेले वाली शिक्षा व्यवस्था की, जिसकी चर्चा पिछले कुछ घंटों से पूरे देश में हो रही है। पहले आप सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुए बदलाव को 2 तस्वीरों के जरिए देखिए और सोचिए सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। यह खबर राजस्थान से जरूर है, ये स्कूल जयपुर का हो सकता है, लेकिन ये चिंता देश के कई राज्यों की है। ये जयपुर के रामपुरा कमरपुरा गांव का वही सरकारी स्कूल है जिसके निरीक्षण को लेकर कल भयंकर बवाल हुआ था। सीजेपी पार्टी से जुड़े लोगों पर हमले किए गए थे। बवाल की तस्वीर कल पूरे देश ने देखी। आज सरकार की ओर से किए गए तत्काल बदलाव की तस्वीर आप देखिए। जिस सरकारी स्कूल में कल तक तबेले में पढ़ाई होती थी, अचानक रातों रात स्कूल को शिफ्ट किया गया है। सीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट के बाद अब स्कूल को अस्थायी तौर पर पास में ही एक मकान में शिफ्ट किया गया है। मतलब ये कि जयपुर के इस गांव के बच्चे अब तबेले में नहीं, इस नए मकान में पढ़ रहे हैं। आज 16 से ज्यादा बच्चे इस नए अस्थायी स्कूल में पढ़ने गए थे। 2 शिक्षक थे जिन्होंने 16 बच्चों को पढ़ाया। ये कहा जा रहा है कि जिस मकान में अब बच्चों की कक्षाएं चल रही हैं, वहां पहले एक कमरे में किराने की दुकान चलती थी। ग्रामीणों ने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपना मकान स्कूल संचालन के लिए उपलब्ध कराया है।
सीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि रामपुरा कमरपुरा का प्राथमिक स्कूल पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसके कारण मुख्य स्कूल बिल्डिंग को बंद किया गया है, जिसके बाद बच्चे टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर थे। ऐसे सवालों के बीच अब राजस्थान सरकार ने यह माना है कि राजस्थान में 611 स्कूलों में भवन नहीं है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल का राजस्थान सरकार ने जवाब दिया। राजस्थान सरकार ने यह माना है कि 64,484 राजकीय विद्यालयों में से 2,047 विद्यालयों में बच्चों के लिए शौचालय सुविधा नहीं है। 1,049 विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। सवाल सिर्फ जयपुर के एक स्कूल का नहीं है, सवाल है राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का। इस खबर की गंभीरता को देखते हुए TV9 की टीम राजस्थान के दूसरे सरकारी स्कूलों में भी गई। कैसे टीन शेड में पढ़ाई हो रही है, कैसे खुले आसमान में क्लास लग रही है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सामान पड़ा हुआ है और कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है। ये देखिए आप तस्वीर, एक छोटा सा एक कमरा बनाया हुआ है और ये राजधानी जयपुर के हालात हैं स्कूलों। और अब बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा की नई मुश्किलों की, जिसमें इस्तीफे वाली चिंगारी है। आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। वरिष्ठ वकील YR सदाशिव रेड्डी ने मनन मिश्रा को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नेतृत्व पर गंभीर असहमति जताई गई है। बड़ी बात यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की मांग की गई है। ये कहा गया है कि पत्र मिलने के 15 दिनों के अंदर वो अपना इस्तीफा दें। कई और भी अहम मांग इस चिट्ठी में की गई हैं। ये कहा गया है कि हर मामले पर विचार करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्पेशल मीटिंग बुलाए। संबंधित रिकॉर्ड पहले से ही हर सदस्य के सामने रखे जाएं। BCI और BCI ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट के अकाउंट्स का स्पेशल ऑडिट करने की भी मांग की गई है। ये कहा गया है कि CAG के साथ इम्पैनल्ड किसी स्वतंत्र फर्म से ऑडिट होना चाहिए। इतना ही नहीं, ऑडिट की रिपोर्ट हर सदस्य को भेजी जाए और पब्लिश की जाए। एक और बड़ी बात यह है कि दान या पेमेंट या लेने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि किसी लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मैनेजमेंट से पेमेंट ना लिया जाए। स्टाफ की पूरी स्थिति काउंसिल की वेबसाइट पर डालने के निर्देश भी दिए गए हैं। कहानी लेकिन सिर्फ इतनी नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता YR सदाशिव रेड्डी ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप है कि मनन कुमार मिश्रा ने 150 करोड़ रुपए के फंड का गलत इस्तेमाल किया। काउंसिल के फंड से चेयरमैन के नियंत्रण वाले ट्रस्ट में पैसे ट्रांसफर किए गए। नियुक्ति वाले आरोप भी हैं। ये कहा गया है कि काउंसिल में परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया गया। ये भी आरोप है कि नालसा यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ अवैध और एकतरफा कार्रवाई की गई। इन आरोपों पर मनन कुमार मिश्रा का क्या तर्क है, क्या जवाब है, क्या दलील है, वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने वकील सदाशिव रेड्डी को लेकर कहा कि ये आरोप राजनीतिक हैं। Sadasiv Reddy was a member of Bar Council of India. Now he is no more concerned with the Bar Council of India. He was a political opponent of Manan Mishra throughout. He is anti-BJP, and even in the council, so long he was a member, he was opposing me on many issues. For 8 years he did not open his mouth. He had no grievance either with Bar Council of India or any trust or Manan Mishra. But now that all these episodes, the social media people have become active against me, he has also got an opportunity to open his mouth. It is all baseless things, baseless allegations that he has made.